संज्ञा सूत्र में, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र में। कौन सी संज्ञा कर रहा है? अनुनासिक। ठीक है, किसकी अनुनासिक संज्ञा करेगा? मुख नासिका वचन। वर्ण अनुनासिक, वर्ण का अधिकार है अनुनासिक। मुख नासिका वचन का समास क्या करेंगे? मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिका, मुख नासिका, मुख नासिकया वचन, वचन यस्य स मुख नासिका वचन को वर्ण अनुनासिक को भवति। वृत्ति बता रहे, देखो, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा, उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी। किसकी अनुनासिक संज्ञा होगी? अनुनासिक संज्ञा किसकी होगी? वर्ण। वर्ण की किसकी संज्ञा होगी? कैसे वर्ण की होगी? मुख के सहित नासिका से उच्चारमान वर्ण की क्या हो जाएगी? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? अनुनासिक संज्ञा। ठीक है, अब सूत्र का परिचय मैं करवा देता हूं यहाँ। मुख नासिका वचनो, मुख नासिका वचनो अनुनासिको वचनो अनुनासिक। संज्ञा, संज्ञा सूत्र है। काम संज्ञान करोति अनुनासिक संज्ञान करोति। करोति करोति कति पदानि सन्ति? मुख नासिका वचन ये प्रथम का एक वचन क्या है? वर्ण का अध्यार करना। अनुनासिक हो प्रथमा का एक। इसका समास क्या है? मुखेन सह नासिका
मुखनासिका। ठीक है, मुखेन सहित, मुखेन सह नासिका, मुखनासिका, शाकपार्श्वादिना उत्तर पद लोप से उपसंख्या। सह का क्या हो जाए? मुखेन सहिता, सहिता नासिका, मुख नासिका, सहिता का क्या हो जाएगा? शाकपार्श्वादिना उत्तर पद लोप से उपसंख्यान से। मुखनासिकया वचनम, मुखनासिकया वचनम, मुखनासिका, मुखनासिकया वचनम यस्य स कस्ति वर्ण। ये कौन सा है? वर्ण। वर्ण मुखेन सहिता, मुखेन सह नासिकया वचनम। मुख नासिका वचन को वर्ण, जिसका उक्ति, जिसका वचन मुख के साथ, नासिका के साथ जिसकी उक्ति होगी, उस वर्ण का नाम क्या होगा? अनुनासिक। ठीक है, मुखेन सह नासिकया वचनम यस्य भवति। यस्य उच्चारणं भवति, यस्य उच्चारणं भवति, सवर्ण अनुनासिक। तस्य संज्ञा अनुनासिक इति। ठीक है, व्याख्यान हो गया। बताओ इस सूत्र का व्याख्यान क्या है? इस सूत्र का व्याख्यान क्या है? सूत्र कौन सा है? नासिक। ठीक है, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? कौन सी संज्ञा कर रहा? किसकी अनुनासिक संज्ञा करेगा? वर्ण की। कौन किस कैसा वर्ण? नासिका से उच्चारण किया जाने वाला वर्ण। ठीक है ना? कौन सा वर्ण? मुख के सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण का नाम क्या हो जाएगा? सभी वर्ण का उच्चारण किससे होता है? मुख से ही होता है। मुख के बिना उच्चारण, वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। किंतु अनुनासिक किसका नाम रहेगा? जो मुख के साथ नासिका से भी जिसका उच्चारण होता है, उसका नाम क्या रहेगा? अनुनासिक वर्ण रहेगा। क्या रहेगा? अनुनासिक रहेगा। मुख सहित जिसका उच्चारण नासिका से होगा, उसका ही नाम क्या रहेगा? अनुनासिक। ठीक है, यहाँ हो गया अनुनासिक की बात होगी। मुख सहित नासिकया उच्चार्य माणो वरुणो अनुनासिक संज्ञो स्यात्
मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्ण अनुनासिक संजोह स्यात्। अब हो गया। अब बात कितने एक एक वर्ण के कितने भेद हो गए, पहले एक बार मैंने बता दिया था, अब फिर से एक बार मैं लिख के आपको देता हूं। कोई भी एक वर्ण होगा, उस वर्ण के पहले कितने भेद होते? तीन। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और ठीक है, ये तीन भेद रहेंगे। एक भेद हो गया, दो भेद हो गया, तीन हो गया। इसके पुनः कितने भेद हो गए? तीन। प्रत्येक के तीन। प्रत्येक के कितने हो गए? फिर से तीन भेद हो गए। कौन सा? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुदात्त और क्या हो जाएगा? स्वरित। ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके भी कितने हो गए? उदात्त, अनुदात्त और क्या हो जाएगा? स्वरित। ठीक है। फिर इसके दो और हर एक के कितने भेद हो जाएंगे? दो। ठीक है। इसके एक, इसके दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक। उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, हर एक के भेद ये रहेंगे। ठीक है। एक वर्ण, उसके कितने भेद हो गए? तीन वर्ण। क्या किसको लेकर? ह्रस्व दीर्घ प्लुत को लेकर कितने भेद हो? तीन भेद हो गए। अभी उस एक एक के पुनः तीन भेद हो गए। किसको लेकर? ठीक है ना। तो एक वर्ण के कितने भेद हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर हर एक के अनुनासिक और अनुनासिक, इसको लेकर कितने भेद हो जाएंगे? दो। हर एक के कितने हो जाएंगे? 2। कुल मिलकर कितने भेद हो? 18। तो हर वर्ण के कितने भेद हो गए? 18। पहले 3 किसको लेकर? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत लेकर कितने? 3 भेद हो गए। और फिर 9 भेद हो गए। किसको लेकर?
त्वरित को लेकर क्या हो जाएंगे और 9 भेद होंगे और 2 18 भेद होंगे। 2 वर्ग के मिलकर कितने भेद होंगे 18। किसको लेकर अनुनासिक अनुनासिक करके लेकर कितने भेद होंगे 18। किंतु वर्ण समाम्नाय में अथवा शब्द समाम्नाय में इस 18 में से कितने वर्ण का स्वीकार किया गया है? एक ही वर्ण ओ। किसका स्वीकार किया? ह्रस्व ओ वर्ण का क्या किया गया है? स्वीकार किया गया। उसके भेद कितने 18। ठीक है ना। ओ वर्ण के भेद कितने होंगे 18। ई के कितने होंगे 18। ऊ के कितने होंगे 18। री के कितने होंगे 18। ली के कितने होंगे 12। री के वर्ण के री वर्ण के 12 ही होंगे। क्यों? क्योंकि री वर्ण का दीर्घ होता ही। तो द्री वर्ण का कौन से होते हैं फिर? ह्रस्व और दीर्घ होता है। ठीक है ना। और द्री वर्ण के कितने हो गए फिर भेद 12। ठीक है ना। एक के कितने होंगे 12। क्यों? क्योंकि ह्रस्व होता ही। ऐ के कितने होंगे 12। क्यों? ह्रस्व होता ही नहीं। औ के कितने होंगे 12। क्यों? ह्रस्व होता ही नहीं। ओ के कितने होंगे 12। क्यों? ह्रस्व होता ही। ए ऐ ओ और औ ये स्वयं वर्ण कैसे दीर्घ है। कितनी मात्रा के? 2 मात्रा के। इनके ह्रस्व होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। ठीक है ना। ली वर्ण कितने मात्रे का है? 1 का होगा और 3 मात्रे का होगा। दीर्घ तो होता ही नहीं उसका। यही बात यहाँ संग्रह में बता रहे हैं। तद इत्थम का मतलब क्या है? वे इतने एक एक वर्ण के भेद ऐसे प्रकार से अ ई उ री येषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदा। 18 भेदा का अर्थ क्या? 18 भेद। ठीक है। बात समझ में आ रही है? कौन से वर्ण के 18 भेद है? ओ ई उ री येषां चतुर्णां वर्णानां प्रत्येकम कति भेदा? 18 भेदा। फिर द्विवर्ण के कितने भेद हैं? द्विवर्ण से 12। द्विवर्ण के कितने? 12 समझिए। 12 का अर्थ है 12। क्यों स्वल्प विराम करना 12 के बाद में? तस्य दीर्घा भावा। तस्य का अर्थ क्या? लकारस्य लिकारस्य दीर्घा भावा। लिकार का दीर्घ नहीं होता। दीर्घ से अभाव दीर्घा भाव। अभाव मतलब नहीं होना। नहीं दीर्घ का अभाव है। किसके? लिकार के दीर्घ का अभाव है। तस्य दीर्घा भावात उसके दीर्घा भावात उसके दीर्घ का अभाव है। दीर्घा भावात एचाम अपनी 12। एचो का भी क्या है? 12 भेद है। एचाम के एच प्रत्यार बताए। एच प्रत्यार कितने वर्णों का है? कौन से 4 वर्णों का है? ए ओ ऐ औ। एचाम का अर्थ क्या है? ए ओ ऐ औ 4 वर्णों का 12 भेद। क्यों? तेषाम रस स्वल्प रम करना। तेषाम रस्वा भावात उनके कितने भेद है? 12। उनके रस्व नहीं है। किनके? ये ओ ऐ औ इतने। इनके क्या नहीं वर्ण है? रस्व वर्ण नहीं है। इसलिए उनके कितने भेद है? 12 भेद है रस्वा भावात। तो अब याद रहेगा आपका, आपके बुद्धि में याद रहेगा। क्या याद रहेगा? 18 भेदा केशाम वर्णानाम अर्थात 18 भेद कितने वर्णों के हैं? एतेषां चतुर्णाम वर्णानाम ये 4 वर्णों के भेद कितने हैं? 18। ठीक है। और 12 भेदा कति वर्णानाम? पंचवर्णानाम। पंचानाम वर्णानाम कति भेदा? 12 भेदा।
के थे वर्णा, कौन से वो वर्ण है? द्री वर्णस्य द्वादश भेदा। कस्मात्, क्यों? दीर्घाभाव, उसका दीर्घ नहीं होता है, दीर्घाभाव। एचा, एचा मिति ए ओ ऐ औ एतेषां चतुर्णां वर्णानाम् अपि कति भेदा? 12 भेदा, 12 भेदा। कस्मात्, क्यों? रस्व नहीं है, इनका रस्व नहीं। ये बात समझ में आई? यही बात कैसे यहाँ बताई है? तदित्थम, तदित्थम का अर्थ क्या है? वो ऐसे भेद हैं। येषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः, द्विवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्, उनका ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है, होगी ना? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक जो बात समझ में नहीं आई उसी समय हमको बताओ, हम समझाने की कोशिश करेंगे अपने सामर्थ्य से। ये सूत्र 3 पद का है कि 2 पद का? कौन सा? मुखनासिका। क्या? मुखनासिका वचन नासिका। हाँ, कितना पद का सूत्र है? इतने, इसमें पद 2 है। 2 है। हाँ, मुखनासिका वचन विभक्ति लिख के दी है मैंने। हाँ, मुखनासिका वचन प्रथमा का एक वचन, एक पद। अनुनासिक, हाँ, प्रथमा एक वचन। ठीक है। और ध्यान किसका करना है? वर्ण। वर्ण का नाम क्या होता है? अनुनासिक। कैसे वर्ण का नाम अनुनासिक होगा? मुख के सहित नासिका से जिसका उच्चारण होगा, ऐसे वर्ण का नाम क्या हो जाएगा? अनुनासिक। केवल मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण का नाम अनुनासिक नहीं होगा, वो उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, तो अनुनासिक वर्ण कौन से बता सकते हो आप? नाक में हो रहा है, नाक में हो रहा है, यहाँ ऐसा होता है, हलचल होती है। कहाँ? नाक में। न, देखो नाक में हलचल होती है कि नहीं? न, न, ठीक है। य में तो पूरा नाक सिकुड़ कर बोलना पड़ता है। य, न, न, म, न, ये न, इन सबका आप अनुभव करें। नाक में क्या हो जाए? झंझनाहट हो जाती है ना? ऐसा ही हलचल हो जाती है नासिका में। तो इन वर्णों का नाम क्या है? अनुनासिक। हो गया। अब चलेंगे और सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है, क्या कर रहा है? कौन सी संज्ञा कर रहा है? सवर्ण। किसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी? तुल्यास प्रयत्न। यहां तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास प्रयत्नम, आस्यं च प्रयत्नं च, आस्य प्रयत्न अथवा अनयोः समाहार आस्य प्रयत्न बनेगा। तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम। सूत्र कौन सा करना है अभी? प्रयत्नम सवर्णम।
सवर्णम। ये सूत्र कौन सा सूत्र है? सवर्ण संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या है? संज्ञा संधि संबंध बोधकम सूत्र। संज्ञा सूत्रम कंठ करना। संज्ञा सूत्रम कौन सी संज्ञा कर रहा है? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा करोति। अब इसमें पद कितने हैं? तुल्यास्य प्रयत्नम। प्रथमा एक वचन और सवर्णम ये भी क्या है? प्रथमा एक वचन। तो यहां समास क्या हो गया? तुल्यो। हास्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यो अस्य प्रयत्नो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। ठीक है। आस्य प्रयत्नों का विग्रह क्या होगा? अस्यम च प्रयत्नश्च। क्या हो गया? समास कौन सा हो गया? अस्य प्रयत्नों इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। हास्य का अर्थ क्या है? हास्यम क्या है? हास्य भव हास्यम। भव हास्यम शरीरावयवाद यत प्रत्यय है। हलो यमाम यमी के पहले यकार का लोप हो गया पुराने लोगों के लिए। हास्य भव हास्यम। पहले हास्य का अर्थ क्या है? पहले हास्य का अर्थ क्या है? मुख। दूसरे अर्थ का क्या है? मुख में होने वाला। होने वाला। मुख में होने वाला क्या होता है? स्थान। मुख में होने वाला क्या होता है? स्थान। पहला हास्यम का अर्थ क्या है? हास्य मुख। दूसरे हास्यम का अर्थ क्या है? मुख में होने वाला। तो यहां हास्य का अर्थ क्या है? इस सूत्र में हास्य शब्द है, उस हास्य का अर्थ क्या? हास्य भव।
अस्य भव का अर्थ क्या है? मुख में होने वाला। मुख में होने वाला वो क्या होता है? हाँ, ठीक है ना। और कहाँ है? प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ क्या है? प्रयत्न का अर्थ क्या है? यत्न, ठीक है ना। यत्न कितने हैं? 2 प्रकार के। यत्न कितने हैं? 2 प्रकार। बाह्य और दूसरा कौन सा है? आभ्यंतर। कितने यत्न है? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के यत्न हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य यत्न, आभ्यंतर यत्न। यत्न का अर्थ क्या है? प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा, ठीक है ना। प्रयास, चेष्टा। ये क्या है? यत्न का अर्थ है प्रयास और चेष्टा। इसका अर्थ क्या है? बाह्य यत्न। और ये कौन सा है? आभ्यंतर यत्न। बाह्य यत्न, आभ्यंतर यत्न। यहां आभ्यंतर यत्न को ही क्या कहा जा रहा है? प्रयत्न, सूत्र में, ठीक है ना। प्रकृष्टो यत्न। प्रयत्न का अर्थ क्या है? तुल्यास प्रयत्न। सूत्र में जो प्रयत्न है उसका अर्थ क्या? आभ्यंतर यत्न। देखो भाई, कोई भी वर्ण का उच्चारण करना हो तो मुख के अंदर भी चेष्टा होती है और बाहर भी चेष्टा होती है। वो कैसी होती है? वो सामान्य लोगों की पहचान में नहीं आती है, मगर जो बुद्धिवंत लोग हैं, परीक्षक है, अन्वेषक हैं, उन लोगों ने उसके संबंधी विचार किया है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण हो तो पहले अंदर चेष्टा हो जाती है, जिह्वा की, अंदर वाले भागों की। उसको कहते हैं प्रयत्न, आभ्यंतर यत्न। और मुख के बाहर भी होठों की चेष्टा हो रही है, वो भी चेष्टा है, उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्य यत्न। क्या कहेंगे? बाह्य यत्न। तो सूत्र में जो प्रयत्न है उसका अर्थ क्या है? बाह्य यत्न नहीं, आभ्यंतर यत्न। लिख के दिया है। क्या लिख के दिया? सूत्र में जो प्रयत्न है उसका अर्थ क्या है? आभ्यंतर यत्न। बात समझ में है? ठीक है। अभी आस्य का अर्थ क्या? यत्न की बात होगी, प्रयत्न का अर्थ हो गया, ठीक है ना। प्रयत्न का अर्थ क्या हो गया? प्रयत्न का अर्थ क्या है? आभ्यंतर यत्न। क्या? मुख के अंदर होने वाली चेष्टा, ठीक है। आभ्यंतर यत्न। और आस्य का अर्थ क्या है? आस्य का अर्थ क्या बताओ? स्थान, मुख में होने वाला स्थान। आस्य भव। आस्य भव का अर्थ क्या है?
मुखस्थ स्थानम, ठीक है, मुख में होने वाला स्थान, स्थान को क्या कहेंगे? आस्य। सरल अर्थ, आस्य का सरल अर्थ क्या है? मुख। और दूसरे आस्य का, आस्य भव आस्य, उस आस्य का अर्थ क्या है? मुख में होने वाला, मुख में होने वाला क्या? स्थान, ठीक है ना। पहले आस्य से हम क्या लेना? मुख। मुख। दूसरे आस्य से हम क्या लेना? मुख में होने वाला स्थान। सूत्र में पहला आस्य है, दूसरा आस्य। बताओ जी, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े है ना। दूसरे सूत्र में पहला आस्य का ग्रहण है, दूसरे आस्य का ग्रहण। पहले आस्य का अर्थ क्या है? मुख। ठीक है। दूसरे आस्य का अर्थ क्या है? मुख में होने वाला स्थान, ठीक है ना। सूत्र में जो आस्य ग्रहण है उसका अर्थ पहला आस्य से लेना, दूसरे आस्य से लेना, दूसरे बराबर है। तो मुख में जो तुल्यास प्रयत्नम का, तो आस्य का अर्थ क्या? स्थान, ठीक है ना। और प्रयत्न का अर्थ क्या? यत्न, बिल्कुल बराबर है, ऐसा ध्यान में रखना। सूत्र में जो प्रयत्न है उसका अर्थ क्या? आभ्यंतर यत्न, मुख में होने वाली अंतर्गत चेष्टा, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? आभ्यंतर यत्न, ठीक है ना। और आस्य सूत्र में जो अर्थ है उसका अर्थ क्या? मुख में होने वाला स्थान, हाँ, ठीक है ना। मुख में होने वाले स्थान कौन से हैं? ठीक है ना। चित्र तो बनाया, फिर से एक बार चित्र बना करके देता हूं। हमारे में तो आलस नहीं है, आलस आप में होगा लिखने का, उनको बताने का आलस नहीं होगा। फिर से एक बार चित्र करके हम बता देते हैं, बहुत बड़ा चित्र करके बता। तो ये नाली, नासिका है, ये होठ है, यहाँ ये ऐसे आ जाएंगे। ये दांत है, और ये क्या है कि इधर वाली क्या हो जाएगी? ताल। तो इसको क्या नाम रहेगा? ये क्या है? नासिका, नासिका स्थान है, मुख का बाहर। ये कौन सा स्थान है? मूर्धा है, और ये कौन सा स्थान है? इधर ऊपर दीवार, ये होठ के दांत के ऊपर वाला तालु। ये कौन सा रहेगा? ये ओष्ठ रहेगा, और ये कौन सा रहेगा?
कंठस्थान, और यहाँ क्या रहेगी, एक जीवा रहेगी। ये क्या रहेगी, जीवा मूल्य। ठीक है। और ये कौन सा स्थान रहेगा, दंत स्थान। ठीक है। ये हो गए मुख में होने वाले स्थान। ये और ये, इनका नाम क्या हो जाएगा, आस्यम। ठीक है ना। आस्यम मतलब मुख में होने वाले स्थान। आस्यानि, आस्यानि, मूर्धा तालु उर्त द, दंत स्थान, ये इनके स्थान है। ठीक है। तो अभी सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, सूत्र में आस्य शब्द का अर्थ क्या है, स्थान, मुख में होने वाले स्थान। ठीक है ना। और प्रयत्न का अर्थ क्या हो गया, आस्य का, प्रयत्न का अर्थ क्या हो, आभ्यंतर यत्न। बराबर है। प्रयत्न का अर्थ आभ्यंतर यत्न, और इसका अर्थ क्या हो गया, बाह्य यत्न। ठीक है। आभ्यंतर यत्न और मुख में होने वाले स्थान। आभ्यंतर यत्न और मुख में होने वाले स्थान, ये जिस वर्ण के साथ तुल्य अर्थात समान होंगे, उन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, सवर्ण। बात समझ में आई, कैसा बोलना है, कैसा बोलना है। मुख में होने वाला स्थान और आभ्यंतर यत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ समान हो, तुल्य का अर्थ है समान, उन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, सवर्ण। ये इसका सवर्ण है, ये इसका सवर्ण, ये इसका सवर्ण है। ठीक है ना। और ये इसका सवर्ण है। दोनों का परस्पर वर्णों को क्या कहा जाता है, सवर्ण। सवर्ण संज्ञा किन वर्णों की होगी, जिन दो वर्णों की मुख में होने वाला स्थान और समान हो गए, उन दोनों वर्णों की क्या हो जाएगी, परस्पर सवर्ण होगी। यही बता रहे। तालवादि स्थानम, ऊपर लिख लेना आस्य। ठीक है ना। तालवादि स्थानम, इसके ऊपर लिख लेना आस्यम। ये किसका अर्थ है, तालवादि स्थानम, ये किसका अर्थ है, आस्य का अर्थ। ऊपर लिख लेना आस्यम। आभ्यंतर प्रयत्नश्चो, ये किसका अर्थ है, प्रयत्न का अर्थ है। ऊपर लिख लेना आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य, ऊपर लिख लेना यस्य वर्णस्य येन वर्णेन तुल्यम तन्मिथ, मिथ के ऊपर लिख लेना परस्पर सवर्ण संज्ञम स्यात्, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। उन दोनों की भी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। सवर्ण संज्ञा बताई। ठीक है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, ठीक है। ये सूत्र क्या कर रहा है, इसकी सवर्ण कर संज्ञा कर रहा है। दो वर्ण, कैसे दो वर्णों की सवर्ण संज्ञा कर रहा है, जिन दोनों की हास्यम और प्रयत्न, ये दोनों तुल्य होगी, समान होगी, उन दोनों वर्णों की क्या करेगी, दो या अनेक वर्ण। ठीक है ना। जिन वर्णों का आस्य मतलब मुख में होने वाला स्थान और जिन वर्ण का बाह्य यत्न, ये दोनों भी समान होगा, उसको क्या कहा जाएगा, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। उन दोनों की क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। बराबर है। सवर्ण संज्ञा होगी। अब हमको स्थान मालूम नहीं है, किस वर्ण का क्या स्थान है। ठीक है। कौन से वर्ण का क्या स्थान है वो मालूम नहीं।
और किस वर्ण का कौन सा यत्न है, आभ्यंतर यत्न है, वो भी हमें मालूम नहीं है। इसलिए ये सब बता रहे हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यशानाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता पद्मानीयानाम ओठौ यमगणनानाम नासिका च एदौ तो कंठतालु ओदौ तो हो कंठोष्ठम वकारस्य दन्तोष्ठम जीवामूल्यस्य जिह्वामूलम नासिकानुस्वारस्य ये स्थान बताएं। ठीक है, क्या क्या स्थान बताएं, वो कौन से वर्णों का स्थान है और क्या स्थान है, ये भी बताया है। मगर आपको ये कंठ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कब कंठ करके आ जाएंगे? कल करके कंठ करके आना पड़ेगा। ठीक है ना? कौन सा कैसा कंठ करना पड़ेगा? अकुह विसर्जनीय, बोल लो, अकुह विसर्जनीय ना कंठ ऋतु यशानाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ यमगणनानाम नासिका च एदैतो कंठतालु ओदौ तो कंठोष्ठम वकारस्य दन्तोष्ठम जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूल्यम नासिकानुस्वारस्य ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? यहाँ सबके स्थान बता रहे हैं, अब आपको बताते हैं। अकुह वर्ण, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम स्थान क्या है? कंठ। स्थान कंठ है। स्थानम कंठ, कंठ स्थान। इटु यशाना ये दो य किम स्थान ऋतुरसाणा है ना? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इटु यशानाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋ टु र सा नाम मूर्धा स्थानम किम बोलती? मूर्धा ऋतु लसानाम नाम किम स्थानम दंता अग्रे किम ओष्ठौ, ठीक है, ओष्ठ
स्थान। और एदौ तो यमगणानां नासिका च यमगणानां नासिका भी स्थान, इसमें उसका स्थान होगा, कंठ भी होगा। किसका? न का क्या होगा? मूर्धा। म का क्या हो जाएगा? म का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। न्यो का क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है। न का क्या हो जाएगा? दंत। और भी क्या हो जाएगा? नासिका भी स्थान होगा। यमगणना नासिका अपि, नासिका भी होगा। और एदै तो क्या हो जाएगा? एदौ तो कंठ तालु, ए और ऐ। एदै तो हो, एदै तो हो, एदै तो हो का मतलब क्या है? ए और ऐ, ए और क्या हो जाएगा? ऐ। इनका स्थान कौन सा होगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ओदौ तो ओदौ तो हो क्या हो जाएगा? कंठ। ओ और औ दोनों का स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठम। एदौ तो ओदौ तो कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य स्थानं किं? दंतोष्ठम। और जिह्वा मूल किसका स्थान है? जिह्वा मूलस्य, जिह्वा मूलीयस्य। स्थान क्या है? जिह्वा मूलम। स्थान कौन सा है? जिह्वा मूलम। और अनुस्वार का स्थान क्या है? लिख लेना नीचे। अनुस्वार का क्या स्थान होगा? नासिका। अनुस्वार से, अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका। लिख लेना नासिका। ठीक है, ये स्थान हो गए। यह आप लोग कल कंठ करके आ जाना। ठीक है, और फिर हम लोग किस में चले जाएंगे? यत्न में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? यत्न में। स्थान बिल्कुल जिह्वा पर होने चाहिए। और ये हो जाने पर हम यत्न में चले जाएंगे। यत्न हो जाने पर बाह्य यत्न में चले जाएंगे। फिर एक एक वर्ण की क्या क्या संज्ञा होती है वो हम देखेंगे। बराबर 11 बजे आ जाना।